नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने तो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के दावेदारों से आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। इस उपचुनाव का मैदान मारने के लिए बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सभी का टारगेट साल 2022 में होने वाला सत्ता का रण है। तो आज हम इस प्रोग्राम में उपचुनाव के लिए सभी दलों के दावों, उन दावों के पीछे की वजहों के साथ साथ टारगेट 2022 को लेकर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन कितना तैयार है और किसका तीर लगेगा अपने टारगेट पर। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझिए कि आज दिन भर किसने क्या क्या दावा किया, क्या क्या आरोप लगाए। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हारेगी, समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेंगी। अखिलेश यादव ट्विटर से पार्टी चला रहे हैं, वर्चुअल बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे है। हम बड़ी गंभीरता से चुनावों को लड़ रहे हैं और यही पेस जारी रहेगा। हमारी सीधी तैयारी है 2022। उपचुनाव के मौसम में इन सियासी बयानों को सुनकर साफ हो जाता है कि उपचुनाव के मैदान से 2022 का प्लान तैयार हो रहा है। हर किसी के अपने लिए मजबूत दावे हैं तो विरोधियों के लिए उससे भी मजबूत आरोप। 3 नवंबर को विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन इस चुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी में है। पार्टी ने बाकायदा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों के आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। यानी तैयारी 2022 की है, लेकिन दावा उपचुनाव पर भी कहां कम है। 2022 के चुनाव के लिए जो हमारे सिटिंग विधायक हैं उनकी सीटें छोड़कर और जो अभी 7 जगह उपनिर्वाचन हो रहा है उन सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर आवेदन मांगे हैं समाजवादी पार्टी ने। लेकिन जो रुझान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हारेगी, समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेंगी। उधर बीजेपी जमीन से नदारद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की वर्चुअल अपीयरेंस पर तंज कसते हुए दावा करती है कि बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर हैं और जीत का आसमान हमारा ही होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले कई वर्षों से जमीन पर नहीं है। अखिलेश यादव ट्विटर से पार्टी चला रहे हैं, वर्चुअल बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे है, कार्यकर्ताओं के बीच में हमने काम किया, हमारी हिम्मत है उनके बीच में जाने की। समाजवादी पार्टी जमीनी है ही नहीं। अखिलेश यादव जमीन पर जाते नहीं, घर बैठकर पार्टी चलाते, उनकी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो जनता के बीच में नहीं जा रहे। दावे कांग्रेस के भी कम नहीं हैं। ये साफ है कि पिछले कुछ महीनों में यूपी के अंदर कांग्रेस ने मुद्दतों बाद सक्रियता दिखाई है, मगर इससे उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी ये तो 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। हम सारे चुनावों को बिल्कुल इस तरीके से लड़ रहे हैं कि जैसे हर चुनाव फाइनल होता है। आप देखिए, अजय कुमार लल्लू जी असंख्य बार जेल जा चुके हैं जनता से जुड़े हुए हितों के मुद्दों में। आप देखिए कि कांग्रेस आपको सड़क पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर हम बड़ी गंभीरता से चुनावों को लड़ रहे हैं और यही पेस जारी रहेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही जनता के बीच जाकर संवाद ना कर रहे हों, मगर समाजवादी पार्टी से अलग दल बना चुके उनके चाचा शिवपाल यादव 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी रखते हैं। हमारी सीधी तैयारी है 2022 और 2022 में ही हम चुनाव लड़ाएंगे, अलायंस करेंगे और हमारा प्रेफरेंस है, फर्स्ट चॉइस है समाजवादी पार्टी से हो। तो गठबंधन से लेकर 2022 के चुनाव के प्रत्याशियों के आवेदन तक और दावों से लेकर आरोपों तक यूपी में सियासत का बाजार रोशन है। लेकिन 7 सीटों पर होने जा रहा उपचुनाव असल में 2022 में सत्ता पाने के टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि टारगेट 2022 के लिए कौन कितना तैयार है। टीम न्यूज़ स्टेट।
और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ उबैदुल्ला नासिर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। अनुराग भदौरिया साहब जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ गए, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी अनिल यादव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, अभी थोड़ी देर पहले बयान आया शिवपाल सिंह यादव जी का, उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी भी उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार है या मोहब्बत एक तरफा है? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व से पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी का नेतृत्व वो डिसीजन लेता है कि किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ गठबंधन नहीं होगा। ये फैसला हमारे स्तर से नहीं होता है, पार्टी स्तर से होता है। तब भी आप इंटरेस्टेड हैं नहीं, एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्या मेरी बात अभी नहीं, मेरी बात आप नहीं समझे। मैंने आपको साफ साफ कह दिया, हम समाजवादी लोग, समाजवादी नेतृत्व जो फैसला ले लेता है बस उसके हिसाब से काम आपकी बात समझ गया। समाजवादी का देखिए डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पे डिसिप्लिन चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह तो है नहीं या दूसरे दल की तरह नहीं है कि जो मन में आएगा जो अपने शब्द कहता रहेगा। पार्टी एक डिसिप्लिन से चलती है। पार्टी का एक नेतृत्व होता है, पार्टी की एक राष्ट्रीय कमेटी होती है, उसकी एक प्रदेश कमेटी होती है, वो फैसले लेती है। ओके सर, यहाँ फैसले ओके। लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके कोई विचार हैं कि चाचा साथ आए या ना आए, या सब जब तय हो जाएगा तभी बोलेंगे? होता है वो पार्टी में होते हैं तो आपका व्यक्तिगत फैसले नहीं होते, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। और आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप हो, उस पार्टी की विचारधारा को लेकर उस पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से आप चलते हो ना। तो पार्टी की डिसिप्लिन है, पार्टी का एक संविधान है। आप उसके अलग हटके नहीं चल सकते ना। कोई भी पार्टी है, कोई भी संस्था तभी चलती है जब उसमें डिसिप्लिन होता है। ओके सर। जब उसके अंदर में जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले लेता है वो फैसले होते हैं। भाई आप किसी भी पार्टी, दूसरी पार्टियों में और समाजवादी में यही फर्क है। ठीक है सर, ओके। अनुराग भदौरिया जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, बीच में फ्रीज हो रहा था आपका फ्रेम, तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं, बहुत अच्छा है, चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सब दिखावा है, क्योंकि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनको तो आप गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। और 2022 में क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह दिया वर्चुअली रैली करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे। जब आपको रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस दिन आपके पास डिबेट में नहीं आएगी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। उस दिन आप फोन करते रह जाओगे, ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये हारे हुए होंगे। इनको पता है ये हार रहे हैं। जो हारने वाले होते हैं वो सिर्फ चिल्लाते हैं। आप सोचो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल, समाजवादी पार्टी ने जो जमीन पे काम किया है उसके नाम का वोट है। ये तो इनको पता ही है। जिस तरह की आप देखो, हाथरस की घटनाएं देख लो, बाराबंकी देख लो, इनसे अगर सवाल पूछो तो जवाब नहीं देंगे। इनसे अगर हम ये पूछ लें कि आपने एक डिस्पेंसरी बनाई तो नहीं बता पाएंगे। हॉस्पिटल तो छोड़ दो, नर्सिंग होम तो छोड़ दो, मैं कहूंगा कि एक डिस्पेंसरी का नाम बता दो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई 3.5 साल में नहीं बता पाएंगे। चैलेंज करता हूं, नहीं बताइए भाई। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दो, बताइए, नहीं बता पाएंगे। बताइए, कह रहे हैं डिस्पेंसरी का नाम आप बता दीजिए जो आपने बनाया हो। एक प्राइमरी स्कूल बता दें जो इन्होंने बनाया हो। चलिए मैं चैलेंज करता हूं, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, इन्होंने 10 यूनिवर्सिटी का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में 10 नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपकी सरकार प्राइमरी स्कूल लगातार 2 टर्म जितने लोगों को आप लोगों ने नौकरी सरकार, और हमारा जो है 1 लाख 1 उत्पाद बेहतर तरीके से काम कर रहा है और उसमें लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 10 लाख जवाब क्या दे रहे हैं आप? जा चुका है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्राइमरी स्कूल का नाम बता दीजिए, डिस्पेंसरी का नाम बता दीजिए जो आपने बनाई हो। तो पता नहीं क्या बोल रहे हो। राघवेंद्र जी, आपका ना फ्रेम फ्रीज हो गया, माफी चाह रहा हूँ। आपके फ्रेम में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा ठीक हो जाता है तो मैं आपके पास आता हूँ। उबैदुल्ला नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। उबैदुल्ला नासिर साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अलग दावे की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने अलग दावे की बात कर रही है। अनुराग जी कह रहे हैं देखिए हम सब जीत जाएंगे, ये तो उस दिन आएंगे भी नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर, कैसे लड़ेंगे चुनाव? जब सब यही जीत जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सही कह रहे हैं आप, सीटें बढ़वानी पड़ेगी इन लोगों की बातों के हिसाब से। तो देखिए, हमने जो संघर्ष किया है प्रियंका जी के नेतृत्व में और लल्लू जी ने जिस तरीके से हर मुद्दे पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहा हो, चाहे वो बिजली के दाम बढ़ाने की बात रही हो, चाहे वो डीजल की बात रही हो, वो चाहे खाद और बीज की किल्लत की बात रही हो, चाहे वो NCA प्रोटेस्ट में जनता के ऊपर अत्याचार की बात रही हो, लल्लू जी ने सड़क पर उतरकर इस गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। अपोजिशन की किसी और पार्टी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई थी। समाजवादी पार्टी रही हो, BSP ने तो खैर बिल्कुल सरेंडर ही कर रखा है, वो तो लगता है बी पार्टी बन गए हैं।
बीजेपी की, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो कहीं सड़क पर नहीं थी। सिर्फ कांग्रेस थी जो दिल्ली से लेकर और बलिया तक, नोएडा से लेकर बलिया तक इनकी हर खराब फैसले के खिलाफ, इनके हर जनता विरोधी फैसले के खिलाफ, इनके हर अत्याचार के खिलाफ, इनके हर अलोकतांत्रिक काम के खिलाफ हम लड़ रहे थे। हाथरस की लड़ाई हमने लड़ी, बाराबंकी की लड़ाई हमने लड़ी, CA/NRC के खिलाफ जो इन लोगों ने अत्याचार किया था उसके खिलाफ आवाज हमने उठाई। सेंगर्स के खिलाफ भी हम ही लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाके इन्होंने मामले को आगे बढ़ाया। तो जनता देख रही है कि सड़क पर कौन लड़ रहा है और अब वो ये फैसला करेगी हमारे उपचुनाव में कि वो हमें किस लायक समझती है। आप उपचुनाव के नतीजों को देखिएगा, हम हर सीट के लिए बहुत पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, पूरे उसके सहयोग के साथ लड़ रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें देख के दिखाएंगे। हम लफाजी नहीं कर सकते, हम ऊंची बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे 10 तारीख को कि कांग्रेस कहां खड़ी है। ठीक, ओके। अरुण राजभर, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, राघवेंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूं, उनका फ्रेम ठीक हो गया। बोले राघवेंद्र जी, आप अनुराग भदौरिया की बात का जवाब दे रहे थे, बोलिए। का नाम बता दीजिए, एक डिस्पेंसरी और एक प्राइमरी स्कूल का नाम बता दीजिए। देखिए हम ये कह रहे थे, अब आवाज कहां तक पहुंच पाई है, मैं पुनः अपनी बात आप हाँ पुनः शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार अभी तक जितनी नौकरियां दे चुकी है, समाजवादी पार्टी अपने 2 कार्यकालों में, बहुजन समाज पार्टी अपनी 2 कार्यकालों में उतनी नौकरियां दी हैं। हम लोग 3 लाख नौकरियां दे चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख नौकरियां सिर्फ पुलिस विभाग की हैं। हम लोग बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख लोगों से अधिक का रोजगार दिया जा चुका है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। और इसी तरीके से हमारी जो एक राज्य एक उत्पाद योजना बहुत ही बम्पर तरीके से सफल हो रही है, जिसमें 6,000 लोगों को काम 6,000 लोग काम कर रहे हैं, उद्योग लग चुके हैं, 10,000 करोड़ रुपए जिसमें लोन दिया जा चुका है। हमारी जो सरकार जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है। समाजवादी सरकार अभी जो दे दिया, कहाँ पे लग गए? अरे जरा बाउंड्री बता दो, कहाँ पे आपने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए? बहुत बड़ा जिले बता दो, कहाँ पे लगाए आपने? फैक्ट्री कहाँ लगा दी? चलो वो मुआयना करके जगह नाम बता दो, कहाँ पे आपने फैक्ट्री लगा दी लाखों रुपए की, जरा हम भी देख लें। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, बुंदेलखंड में की भी कहीं बाउंड्री बनाई है तो बताओ, कहीं 50,000 की भी बाउंड्री बनाई? बाउंड्री तो छोड़ो, चलो ईंट गिराई कहीं पे, चलो ईंट गिराई, बताओ कहाँ गिराई ईंट? अभी पता चल जाएगा ईंट कहीं गिराई है, बताओ। अरे चलो ईंट तो छोड़ो, मिट्टी कहीं गिराई है बताओ। अरे श्रीमान जी, आप लोग इस प्रकार की बड़ी बातें मत करिए। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो आप, श्रीमान जी कर रहे हो आपके ही लोग। अरे मैंने तो आपसे 3 सवाल पूछे, आपने बोला लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आप ये भी नहीं बता पा रहे हो कहाँ पे फैक्ट्री लगी है, इसके मतलब फर्जी बोल रहे हो। आप कह रहे हो कितना रोजगार मिल गया, मैं कह रहा हूँ राज लागू था, आपकी सरकार देखी जा चुकी है किस प्रकार से हजरतगंज चौराहे में एक सीओ को गाड़ी के बोनट पे बांध के आपके कार्यकर्ता घुमाते थे। आप लोगों ने अपहरण को उद्योग बना रखा था, आपको तो शर्म आनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को बेहतर पहचानती है। आप लोगों को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ाए थे, फूलन देवी, डीपी यादव, अन्ना शुक्ला और कितने जो भूमाफिया है, कितने अपराधी लोग हैं जिनको आप लोगों ने स्थापित किया था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपहरण का उद्योग बना रखा था, बोल रहे हैं अपराधियों को के नाम पे आपने गुंडे पाल रखे हैं, जिस तरह से बलिया में गोली मारी गई है, भ्रष्टाचार ये है आपके गुंडे। आपने आप लोग के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में गुंडे पाल के आप आपने लोगों समाज को के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी सीट अपराध कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपराधी कहां से है? अपराधी को पता भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। में आज अपराध नंबर 1 पे है, महिलाओं के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और आप बोले जा रहे हो अपराधियों को राजनीति करने को आपने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, घूमना बढ़ा पा रहे हो, कार्रवाई हो रही है। वो आखिर आप आए किस लिए सरकार में है? खाली बातें बनाने के लिए कि पट्टा डाल के चैनल पे देख रहा था, पट्टा डाल के नहीं बातें बनती है, पट्टा डाल के बातें करने तो नहीं होता है। आपका झूठ में आप मूल बना के आए, कमल बना के आ गए, जब भारतीय जनता पार्टी शर्म करिए, बोलने से पहले थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए। जनता ने आप पे भरोसा किया था, आज की रिपोर्ट जनता के साथ धोखा किया है। जनता उत्तर प्रदेश जो है कोरोना को लेकर के सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से निपट रहा है। आज की रिपोर्ट जो है तब आपको एहसास होगा। चलिए सर, चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, जनता अपने आप फैसला ले। लेकिन बहुत अरुण राजभर मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। मुझे पता है, एक तो आप मल्हनी से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी एक और शायद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। लेकिन मुझे बताइए 2022 में आपका क्या प्लान है? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि भाई 2017 में तो इसलिए आप कुछ सीटें जीत गए क्योंकि आप बीजेपी के साथ थे,
और बताइए, उसके साथ आपने बगावत कर दी, अब फिर अकेले मैदान में मंत्री पद भी चला गया, कैसे लड़ेंगे चुनाव? मैं आपको करेक्शन कर दूं, मैं सिर्फ 2 विधानसभा में नहीं हूं, मैं 7 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार दिया हूं। आपके शायद कैमरे में और आपके पत्रकारिता में हमारे 5 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सिर्फ वही 2 नजर आए जो मैंने पिछले डिबेट में कहा था। बिल्कुल ठीक बात है। सच्चाई यह है कि 2022 के चुनाव में राजभर में आप ही के बयान के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा था हम 2 ही जगह चुनाव लड़ा रहे हैं, मल्हनी से और देवरिया से। हाँ, हमने उसके दूसरे दिन ही आपसे कहा था कि 2 दिन में हम 7 सीटों पर तय कर देंगे। जिसमें ये भारतीय झूठ पार्टी ने जब ये देखा कि अब हम ये लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, तो हमारा एक पर्चा निरस्त करा दिया देवरिया का, और हम इनको दिखाएंगे जिस दावे के साथ इन्होंने हमारे पर्चे को खारिज कराया है, भारतीय जनता झूठ पार्टी को हम देवरिया जीतने नहीं देंगे। और मल्हनी की जहां तक सवाल है, ये सपना देखें, मल्हनी जीत नहीं सकते। अब चले आप बुलंदशहर में, ये बुलंदशहर जीत नहीं सकते, नौगांव की सीट ये जीत नहीं सकते, हवा कितना हूं बना लें, ये जितना जोर लगाना है। आज का गरीब कमजोर भारतीय झूठ पार्टी से इतना तस्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं कि भैया हमें भी उत्तर प्रदेश में अब डर लगने लगा है। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि मुझे भी अब डर लग रहा है, तो आम जनता की क्या हालत होगी। अरुण राजभर, अच्छा बोलते, मैं बीच में रोकता नहीं हूं, मैनिपुलेट मत करिए। भाजपा ने बना दिया नहीं, अरुण राजभर अच्छा नहीं लगता है, मैनिपुलेट मत करिए। जो उन्होंने कहा था वही बात कही, उन्होंने कहा था बलिया का नाम लेने से डर लगता है, मैनिपुलेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बोलते हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे बलिया तो आप सोचिए, बलिया हाथरस घटना नहीं याद है, बाराबंकी घटना नहीं याद है, जालौन घटना नहीं याद है, नहीं बोलेंगे ना अरुण राजभर। कौन सा ऐसा जिला नहीं बचा है, कौन से ऐसे पन्ने नहीं बचे हैं जिस पन्ने में बलात्कार, अपहरण, फिरौती, लूट, भ्रष्टाचार भारतीय झूठ पार्टी में नजर नहीं। अच्छा, मुझे अरुण राजभर एक बात बताइए, किस लायक किस अरुण राजभर मुझे एक बात बताइए, अरुण राजभर मुझे एक बात बताइए, नहीं लगता है कि ये जनता के बीच में जा। अरुण राजभर मुझे एक बात बताइए, अभी अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, हम ही सारी सीट जीत जाएंगे। अब आप कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, तो आपस में तय कर लीजिए कौन जीत रहा है। अरे भैया, लड़वैया जितने लोग हैं, कौन कह रहा है कि हम हार जाएंगे? कोई कह रहा है यहां बैठा हुआ, कोई नहीं कह रहा है कि हम हार जाएंगे। और 2022 में आपको आज याद दिला देता हूं, 2022 भागीदारी संकल्प मोर्चा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी, और सरकार ऐसे किसी की बनने वाली नहीं है। कोई कितना ही दावा कर ले कि हम 7 सीट जीत रहे हैं, 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाजपा कितने पानी में है, सपा कितने पानी में है, कांग्रेस कितने पानी में, सड़क पर कहां थे कि आप लोग बिल में घुस गए, सब नजर आ जाएगा। जनता सबको परीक्षण कर रही है कि जनता के हित में कौन काम कर रहा है, शिक्षा के सवाल पर कौन बात कर रहा है, रोजगार के सवाल पर कौन बात कर रहा है, बेरोजगारी दूर करने के सवाल पर कौन बात कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के बारे में कौन बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ कौन आवाज बुलंद कर रहा है। अनिल यादव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए लखनऊ से। अनिल पॉलिटिकल लगातार नजर बनाए हुए हैं, कई सालों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को। अनिल, मुझे एक बात बताइए कि क्या उपचुनाव को कुछ पार्टियों ने हल्के में लिया है और तैयारी अभी से 2022 की शुरू कर दी है, या आपको लगता है कि नहीं, हल्के में किसी ने नहीं लिया है, बल्कि ये तो सिर्फ तैयारी है और ये तैयारियों का ही एक पार्ट है? इस उपचुनाव से कुछ होने जाने वाला नहीं है, 1.5 साल अभी समय बचा है। बिल्कुल, ये अरुण पहले बोल रहे, देखिए उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपोजिशन जो है वो समाजवादी पार्टी है। उसको मैं एक बात से कहना चाहूंगा कि 90 के दशक में एक बहुत बड़े क्रिकेट के लेखक थे पीटर रिबॉक, उन्होंने टीम इंडिया की फील्डिंग देखी थी। 90 के दशक में टीम इंडिया जो फील्डिंग करती थी उसको देख के उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया ऐसे फील्डिंग करती है जैसे ये नौकरों से कराने की चीज है, इतनी आराम तलबी से करती है। तो समाजवादी पार्टी भी पॉलिटिक्स इसी तरीके से कर रही है, कार्यकर्ता सड़क पर है, नेतृत्व कहाँ है उसका पता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप इमेजिन करिए अगर बीजेपी अपोजिशन में होती या दूसरी कोई पार्टी रूलिंग पार्टी होती, चाहे एसपी होती है बीएसपी, बीजेपी नाक में दम कर देती, जीने नहीं देती सरकार को। लेकिन अपोजिशन का कहीं नाम ही नहीं है। एक कांग्रेस है जो मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के साथ लड़ रही है, जिसकी हैसियत नहीं है यूपी में बहुत ज्यादा, लेकिन जो मेजर अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहां है कुछ पता नहीं। कार्यकर्ताओं को उतार देते हैं, कार्यकर्ताओं को उतरने से नहीं होता, जब तक सेनापति नहीं उतरेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और बीजेपी को यही चीजें हैं जो कंफर्ट जोन में ले जाती है। बीजेपी इसीलिए बहुत आरामदायक पोजीशन में है और 7 सीटों पर
मुझे लगता है अगर 5 सीटें भी बीजेपी जीत गई तो एक मैसेज क्लियर जाएगा कि अपोजिशन हताश है, निराश है और उसको फिर से एक अपने मंत्रणा करनी होगी कि क्या करना होगा अपनी स्थिति सुधारने के लिए। और फिर फिलहाल अपोजिशन तो सरकार को घेरने की चांस बहुत है लेकिन घेर नहीं पा रहा है। अनुराग भदौरिया, क्या ये बात सही है जो हमारे सहयोगी अनिल कह रहे हैं? क्योंकि बात तो सही है, जिसको नहीं फर्क पड़ना है चुनाव से वो मैदान में है, आपको फर्क पड़ता है मैदान में नहीं है सर? हाँ, तो वो देखिए अनिल जी अपनी नजरिए से देख रहे हैं, उनको उनके देखो चश्मा लगाया, उनका चश्मा का अपना कलर दूसरा हो सकता है, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो उनका अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन हकीकत है कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में ये कोई ऐसी बातें नहीं है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है उनकी अपनी कोई बात रहे जो नहीं बता पा, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, अगर समाजवादी पार्टी 7 सीट पे चलिए सर, आप जीत जाइए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल तो बना रहेगा ना सर कि उतरते नहीं अखिलेश यादव। राघवेंद्र सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है? बोलिए राघवेंद्र जी। और हम जीत के आएंगे जी। नहीं अंजय जी, विपक्ष चाहे जितना ताकतवर हो, भारतीय जनता पार्टी से संगठनात्मक रूप से कभी ताकतवर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर रहता है, बूथ स्तर की बैठकें करता है, मंडल स्तरों के कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे चुनाव हो या न चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां, संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती है। हमारे अनुषंगिक संगठन हमेशा सड़कों पर रहते हैं, चाहे कोई भी समय हो। भारतीय जनता पार्टी, ये तो चुनाव है, चुनाव से पहले भी इसी तरीके से चुनावी मोड में काम कर रही थी। हमारे यहाँ लगातार इसी तरीके से काम होता है। संगठन बहुत ही ईमानदारी से काम करता रहता है। उबैदुल्ला नासिर साहब, आपको लगता है कि जिससे आपको लड़ना है वो एक बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन कैसे करेंगे? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। ये इनके प्रधानमंत्री से लेकर इनके निचले तक का सब चुनाव ही तो लड़ते हैं, हुकूमत कहाँ करते हैं? ना इनको सरकार की चिंता है, ना इनको जनता की चिंता है, ना इनको हुकूमत करने की चिंता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, वक्त खत्म हो गया है। एक आध सवाल मैं और लेना चाह रहा था लेकिन वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।